दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। फर्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं कि कल के दिन यूएस के मार्केट ने किस तरह से क्लोजिंग दी है। तो डाउ जोन्स 119 पॉइंट्स नीचे आके बंद हुआ और नेस्डेक को देखने चले तो यहाँ पे 206 पॉइंट्स की गिरावट है, यानी 1% की मंदी है। फैंग को देखने चले तो यहाँ पे 1.5% की गिरावट है। तो इसके बेसिस पे अगर हम जज करें मार्केट को, तो मंडे को मार्केट नीचे ओपन हो सकता है, लेकिन अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन आपको दिखाऊं तो 50 पॉइंट्स ऊपर है। यानी अभी कोई बहुत बड़ी न्यूज आई नहीं है जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जो भी कल हुआ यूएस मार्केट के अंदर या इंडियन मार्केट के अंदर, वो अभी तक की जो भी सिचुएशन है उसको प्राइस इन कर चुका है। अगर यहाँ से कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं नेगेटिवली पॉजिटिवली, तो उसके हिसाब से फिर मार्केट रिएक्शन देगा। क्या डेवलपमेंट्स अभी के समय चल रहे हैं उसको चेक कर लेते हैं। उसके साथ में कुछ स्टॉक्स हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं एक न्यूज आती है कि 2 एलपीजी के जो शिप्स हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से गुजर रहे हैं, क्योंकि शॉर्टेज अभी हिट कर चुकी है इंडिया को। अब काफी सारे कमेंट्स आपके आते हैं कि ये सब झूठ है, कोई भी शिप इंडिया तक अभी पहुंचा नहीं है, ये सब चीज है। ठीक है, वो अलग बात है। सोशल मीडिया पे दोनों तरह की बातें चल रही है, लेकिन ऑफिशियल जो न्यूज है ना वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एलपीजी के जो टैंकर्स हैं जिसमें कुकिंग गैस है, ये अलाउ कर दिए गए हैं ईरान की तरफ से पास होने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नेम्स आपको देखने को मिलेंगे इन शिप्स के, शिवालिक और नंदा देवी। एक जो शिप है वो हॉर्मुज को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, सेकंड उसके पीछे है। साथ में आप देख सकते हैं कि अगर ये जो रूट है ये ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फ्यूल और एलपीजी की शॉर्टेज हो जाएगी इंडिया में। अभी के समय आप देख रहे हैं काफी ज्यादा पैनिक है, काफी लोग बिना किसी मतलब के गैसेस को बुक कर रहे हैं और उसकी वजह से वैसी पैनिक है तो उसके अंदर और ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई इतनी है नहीं। लेकिन डेफिनेटली अगर ये ब्लॉक हो जाता है रास्ता तो डेफिनेटली फिर वो लोगों का जो पैनिक करना है ना वो सही होगा और उसके बाद में काफ़ी बड़ी शॉर्टेज आ सकती है। अच्छी बात है, यहाँ पे डिप्लोमेसी का काम हुआ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, साथ में पीएम मोदी ने बात की, और उसका जो परिणाम है आप देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव फिलहाल देखने को मिल रहा है। साथ में देखिए दोस्तों आगे चलते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास में अभी एडिक्वेट यानी पर्याप्त पेट्रोल और डीजल है, लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, सप्लाई ब्लॉक होती है, तो फिर बहुत बड़ा प्रेशर हम फेस करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऑफिशियल डेटा दे देता हूं और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है आपको देखने को मिलेगी कि 2 शिप है, शिवालिक और नंदा देवी, सक्सेसफुली नेविगेट जो हॉर्मुज का रास्ता है वहां से, यानी वहां से पास हो चुके हैं दोनों। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑफिशियल ने रिपोर्ट किया है कि 22 शिप्स इंडियन फ्लैग के साथ में है, जो कि वेस्ट साइड में है हॉर्मुज के रास्ते पे। यानी ये अभी तक निकले नहीं है। 22 और शिप से जो अटके हुए हैं इनमें से कुछ शिप्स पास हो सकते हैं जिसमें एलपीजी होगी। साथ में आप देख सकते हैं ऊपर ये भी मेंशन कर रखा है कि सरकार ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 92,000 टन ऑफ एलपीजी विल अराइव ऑन मार्च 16 टू 17, 16 से लेकर 17 मार्च तक ये जो 92,000 टन एलपीजी है ना ये मिल जाएगी अपने को। ठीक है, तो ये सब अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है। इंडिया की जो डिप्लोमेसी वो काम आ रही है, इससे अपने को ये समझ में आता है। आगे चल तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि ऑफिशियल ने रिपोर्ट किया है कि 4 क्रूड ऑयल वेसल्स, 6 एलपीजी शिप और 1 एलएनजी करियर, ये भी वेस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, टोटल मेंशन कर रखा है 22 शिप अटके हुए। तो ये डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि किस शिप में क्या है और कितना ज़्यादा माल अपना अटका हुआ है वहाँ पे। अभी तो एकदम से तो सब कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन हाँ कुछ कुछ यहाँ पे शिप्स आने की अनुमति दी है ईरान ने। आगे चल के देखते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें अपने हित में आती है, पॉजिटिवली आती है। इसके बाद में दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो अब रुक चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉल्ट हो चुकी है यूएस ट्रेड डील, और उसके पीछे का रीज़न है कि ट्रंप ने जो 301 सेक्शन के द्वारा जो जांच पड़ताल की इंडियन कंपनीज के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर, तो उस वजह से इंडिया खुश नहीं है और इंडिया ने यहाँ पे जो डील है उसको रोक दिया है। इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके अंदर अपन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न बना है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन इंक्रीज कर रही है, तो उस वजह से ट्रेड टेंशंस बढ़ रही है दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया भी चाहता है क्लैरिटी, पहले आप क्लियर कट बताओ कि कितना टैरिफ लगाओगे। 301 के हिसाब से भी लगा रहे हो, साथ में 10% का भी लगा दोगे, उसके बाद में फिर 282 के हिसाब से भी लगा दोगे, तो वो सब चीज़ें प्ले नहीं हो सकती है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि नेगोशिएशन डिले हो सकते हैं। अब इसका जो जवाब दिया है अपने कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने दिया है, और यहाँ पे बोला है कि रिजेक्ट करता हूँ मैं ये सभी रिपोर्ट जो
आप सुन रहे हैं इंडिया अभी भी होल्ड कर रहा है, यूएस ट्रेड डील अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन अभी डील है, डील बंद नहीं हुई है, मतलब डील अभी भी है। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अब थोड़ा सा संभल रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी अपन ने देखा कि स्टेबल है, और उसके पीछे का ये रीज़न है कि क्रूड के जो शिप्स है, एलपीजी के जो शिप्स हैं वो इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत होती है या अटैक हो जाता है, क्योंकि पहले भी ईरान ने कहा था लेकिन उसके बाद में अटैक कर दिया था, अगर वैसा कुछ होता है तो डेफिनेटली फिर क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, इंडियन मार्केट नीचे आ सकता है। तो फिलहाल के लिए मंडे को हम आज की डेट के हिसाब से ये देख सकते हैं कि कुछ पैनिक नहीं होगा, लेकिन अभी बाकी है 2 और दिन, और उसके बेसिस पे, मतलब कल का दिन और बाकी है, उसके बेसिस पे चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। सो अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज को देखने वाले हैं जिन्होंने हिस्ट्री बना दी आज के दिन, यानी इतना गिरा है स्टॉक, इतना गिरा है कि वैल्यूएशन कुछ कंपनीज की तो 2008 से भी नीचे आ चुकी है, और कुछ कंपनीज की 2020 से भी नीचे आ चुकी है वैल्यूएशन। अब देखो, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एचडीएफसी बैंक आप देख रहे हैं या जो भी स्टॉक आप देख रहे हैं, फर्स्ट ये क्लियर करना चाहूंगा कि इन सभी कंपनीज की वैल्यूएशन नीचे आ चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक बहुत सस्ते में मिल रहा है। अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन नीचे है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई कारण होता है, और इन कंपनीज के स्टॉक नीचे होने के पीछे का कारण है कि अगले कुछ क्वार्टर में या फिर अगले कुछ साल में इन कंपनी के नंबर्स काफी खराब आएंगे, और जिस वजह से ईपीएस की बिल्डिंग नीचे गिरेगी और वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाएगी। तो ये मार्केट का अभी के समय सोचना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्ले ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर भी खरीदता है तो उसको कॉन्ट्राबेट बोलेंगे, क्योंकि मार्केट को तो ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर खराब जाएंगे, अगले कुछ साल खराब जाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है कि आप मार्केट के विपरीत जाके काम कर रहे हो, मार्केट के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हो। इसका मतलब आपको ये लग रहा है कि नहीं, अगले कुछ साल में, अगले कुछ क्वार्टर में इनके नंबर्स अच्छे आएंगे और वैल्यूएशन वापस से बढ़ेगी और मेरा स्टॉक वापस से बढ़ेगा। सो ये चीज मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि स्टॉक अगर बहुत सस्ता मिल रहा है तो उसको खरीद लेना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि क्यों वो नीचे है। सो फर्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है एचडीएफसी बैंक, 2% के साथ में स्टॉक नीचे, 16 का पी रेशियो इसका, 16 का। मार्केट कैप देखो बहुत कम हो चुका है, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप, कहाँ पे 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर चुका था बैंक, क्योंकि इसमें दो कंपनीज एंटिटीज है, एचडीएफसी लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक है। साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ईपीएस है वो काफी अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप इसमें देख सकते हैं, और जो वैल्यूएशन है ना 16 का पी, ये 2008 का डेटा है। सो 2008 में वैल्यूएशन यहाँ पे थी, और अभी जो बैंक की वैल्यूएशन है वहां से भी काफी नीचे आ चुकी है। अगर मैं मीडियन की बात करूँ तो 26 का है, तो मीडियन के तो बहुत नीचे है। सेकंड आप देखोगे कोविड से भी नीचे आ चुकी है वैल्यूएशन, तो काफ़ी सस्ता अभी अवेलेबल हो रहा है बैंक। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एफ इसको बेच रही है। अब एफ कितना बेचती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखो, ऊपर से 20% का डिस्काउंट आ चुका है, तो 20% का डिस्काउंट ठीक है, उसके बाद में कंपनी के स्टॉक को खरीदना शुरू करता है इन्वेस्टर। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट यहाँ पे अभी भी 7% नीचे है। तो ये सपोर्ट हिट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट अभी इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। तो अगर ऐसा मौका मिलता है, वापस से स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे आता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन सकता है गेम। उसके बाद में आगे चलते हैं, टीसीएस, ये भी बहुत नीचे है, 1.24% के साथ में गिरा, 18 का पी अब इसमें हो चुका है। मार्केट कैप देखो 8 लाख करोड़ का सिर्फ, कहाँ पे कितना मार्केट कैप हुआ करता था, अभी के समय कितना नीचे हो चुका है। ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वैल्यूएशन बहुत नीचे आ चुकी है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि 2008 की वैल्यूएशन मिल रही है आपको, 2008 से तो काफी ऊपर है, लेकिन कोविड में जो वैल्यूएशन थी उससे भी नीचे स्टॉक अभी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड की वैल्यूएशन है, और इनकी वैल्यूएशन री रेट हुई थी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था लेकिन सस्टेन हो नहीं पाई। सो अभी के समय काफी अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक आ चुका है। अगर मैं इसमें गिरावट दिखाऊं ना, तो 50% टीसीएस गिर चुका है। मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बनेगा, 50% का झटका इसमें लगेगा। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनीज है ना, एचडीएफसी बैंक है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। सो जब मार्केट पलटेगा तो इनके दम पे ही पलटेगा, ऐसा नहीं है कि इनसे ज़्यादा तेज कोई स्टॉक नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम ये बोले कि कौन कौन सी कंपनीज चलेगी, टीसीएस या फिर कोई छोटी आईटी कंपनी, तो उसमें टीसीएस को हम टिक लगाएंगे कि हाँ, आज से 5 साल या फिर 10 साल बाद टीसीएस में अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है वहां पे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनेंगे क्योंकि मार्केट कैप कम है, लेकिन उन कंपनीज में ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनीज खत्म हो जाए या 80% गिर जाए या चले ही नहीं। लेकिन टीसीएस में ऐसा नहीं होगा। जब आईटी पैक चलेगा तो टीसीएस को चलना होगा, नो डाउट रिटर्न्स कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी ज़्यादा होगी। तो स्टॉक अभी 47% नीचे है। अब ये देखिए कहाँ पे पहुंच चुका है, ये अपने प्री कोविड के लेवल पे पहुंच चुका है। आने वाला है, ज़्यादा कुछ टाइम बाकी नहीं है, अगर 2-5% यहाँ से गिरता है तो उस लेवल पे पहुंचेगा, और ये इसका बहुत ही
सॉलिड सपोर्ट बनेगा। आप आगे चल के देख लेना, अपन डिस्कस करेंगे इसको उस समय, तो इसको भी रडार पे रखिएगा क्योंकि ये तो काफी सस्ता अवेलेबल है। अगर जैसा गेम चल रहा है कि एआई कंपनीज में, ये एआई कंपनीज अगर आईटी कंपनीज का खेल बिगाड़ देगी, तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ या थोड़ा सा भी कम हुआ ना, तो ये कंपनीज बहुत सही प्राइस पे अभी के समय अवेलेबल है। इसके बाद में एल&टी, देश की सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी, जो कि इंफ्रा के लिए सबसे ज्यादा योगदान देती है। सरकारी ऑर्डर्स मैक्सिमम इसको मिलते हैं, जो भी इंफ्रा का पुश मिला है बजट के अंदर, इसको ही फायदा मिलेगा। 29 का पी है। सो इसमें भी हम देखें तो ईपीएस की ब्रीडिंग देखो किस तरह से ऊपर जा रही है, अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मीडियन की बात करें तो 28 का पी रेशो है, और स्टॉक अभी के समय आई थिंक 29 के आसपास की वैल्यू पे है। सो इसमें हम देखें तो स्टॉक अभी के समय गिर चुका है 20%, लेकिन यहां से अगर ये अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंच जाता है तो 30% का डिस्काउंट इसमें देखने को मिलेगा, और ये इसका एक मेजर सपोर्ट होगा। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर इंडिया ग्रो करेगा नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, तो ये कंपनीज डेफिनेटली ग्रो करेगी। थोड़े रिटर्न्स कम बन सकते हैं, लेकिन रिटर्न्स इनमें बनेंगे अगर इंडिया ग्रो करता है। सो ये उस तरह की कंपनीज है, और करेक्शन में जो भी इन्वेस्टर्स हैवी बाइंग करते हैं वो ऐसी कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल कंपनीज होती हैं। और इन कंपनीज को अगर गिरावट पे लिया जाए तो रिटर्न्स काफी अच्छे बनते हैं। ऑल टाइम हाई पे लिया जाए तो रिटर्न्स अच्छे नहीं बनते, लेकिन गिरावट के अंदर रिटर्न्स बहुत अच्छे बनते हैं इन सभी कंपनीज में। सो फिलहाल दोस्तों कुछ इतनी कंपनीज, आगे चल के और कंपनीज को देखेंगे। बाकी पिछले 3 वीडियोस को देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको दूंगा, जिससे आपको इस वॉर की कंडीशन सिचुएशन में ये समझ में आएगा कि हिस्ट्री में कितनी वॉर हुई है, कितना क्रूड चला है तो निफ्टी कितना गिरा है, उसके बाद में निफ्टी ने कितने टाइम में रिकवरी दी है, कैसे रिटर्न्स दिए। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ।